आज हम चैप्टर नंबर जो 1 है वहाँ से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर 1। हाँ, तो बिल्कुल नए पेज से नई हेडिंग, चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। और एग्ज़ाम के अंदर इसकी वेटेज 6 नंबर से लेकर 8 नंबर तक आ सकती है, प्लस माइनस 20%, है ना। तो लगभग ये रेंज है इसकी। तो इसमें छोटे छोटे हमको टोटल 7 यूनिट्स पढ़ने होते हैं इसके अंदर, है ना। वैसे इसका नाम होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो ये चैप्टर है, बेसिकली ये पूरी तरह से थ्योरी है। इसका नाम ही इसीलिए है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो थ्योरी मतलब ये है कि इसमें हमको बस इंट्रोडक्शंस बताए जाते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या है, क्या नहीं है, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, और कुछ और मतलब बेसिक बातें जिसके छोटे छोटे यूनिट्स बना रखे हैं। तो हम ऑब्वियसली आज यूनिट 1 पहले स्टार्ट करेंगे। तो आप यूनिट 1 लिखना। यूनिट 1 का नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले लिखना पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, comma, classifying and summarizing in a significant manner, and in terms of money, comma, transactions and events, which are in part at least, comma, of a financial character, comma, and interpreting the results thereof, तो ये एक खतरनाक सी अंग्रेज़ी का सेंटेंस है जिससे बचपन में आपकी कॉमर्स की जर्नी की शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो ये वही खतरनाक सेंटेंस है अकाउंटिंग का, कि भाई अकाउंटिंग क्या। तो अकाउंटिंग का मतलब है, अकाउंटिंग एक कला है, आर्ट है। तो इसीलिए कला जो होती है वो कुछ को आसान लगेगी, कुछ को मुश्किल। तो अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है, कला है। अब किस चीज़ की कला है इसमें हाईलाइट कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग कीवर्ड हो गया, क्लासिफाइंग कीवर्ड हो गया, समराइजिंग कीवर्ड हो गया, इन टर्म्स ऑफ मनी कीवर्ड हो गया, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कीवर्ड हो गए, फाइनेंशियल कैरेक्टर कीवर्ड हो गया, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स कीवर्ड हो गया। तो इतने सारे कीवर्ड्स हो गए। तो वो कीवर्ड्स देखते हैं एक बार करके कि क्या है कीवर्ड्स। तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, तो इसमें सारे कीवर्ड्स का मतलब समझा देता हूँ कि क्या है। तो देखो, पहला तो है कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट होती है। आर्ट का मतलब क्या हो गया, कला होती है।
यानी कि हर व्यक्ति अलग अलग इसमें एप्लीकेशन कर सकता है। तो अकाउंटिंग करना एक कला होती है, आर्ट होती है। तो हो सकता है मैं एक क्वेश्चन 10 मिनट में करूं, आप एक क्वेश्चन 2 मिनट में कर दो, क्योंकि ये कला है। तो कलाकारी करने का हर किसी का अपना अंदाज हो सकता है। तो ये अकाउंटिंग क्या होती है? कला होती है, आर्ट होती है। अब किस चीज़ की कला होती है? पहला कीवर्ड था रिकॉर्डिंग, तो आओ 2 मिनट इस पे लगाते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि जब भी हम अकाउंटिंग में कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस बुक को कहते हैं जर्नल। यानी कि हम एक किताब खोलते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल, जिसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले। तो कभी भी अकाउंटिंग में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। बुक होती है ना, इसको वैसे सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। मतलब अगर लिखने के लिए लिखना हो, इसको सब्सिडरी बुक भी कह देते हैं कि भाई इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे क्या क्या प्रकार होते हैं? बहुत सारी बुक्स होती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर। परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, हाँ, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। वेरी गुड। ये सब वैसे चैप्टर 2 में आएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस में सीखेंगे। तो अकाउंटिंग क्या होती है? कला होती है। किस चीज़ की कला होती है? रिकॉर्ड करना है अपने को। और कहाँ रिकॉर्ड करना है? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना है। और जर्नल के अंदर हम तरह तरह की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो समझ आ गया? रिकॉर्डिंग कीवर्ड हो गया। फिर दूसरा कीवर्ड होता है क्लासीफाइंग, तो वो भी देख लेते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब होता है जिसमें हम, हाँ, लेजर वाली बुक बनाते हैं। ये भी एक बुक होती है, इसको बोलते हैं लेजर। ये भी एक बुक होती है, इसको जनरली बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक, क्योंकि लेजर के अंदर जो होते हैं, आप छोटे छोटे टी शेप अकाउंट बनाते हो। इस बुक के अंदर आपको बहुत सारे टी शेप अकाउंट नज़र आते हैं। अकाउंट का मतलब होता है ऐसा टी शेप बना हुआ होता है। लेफ़्ट साइड को डेबिट कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। तो लेजर किताब ऐसी होती है, तो इसको बोलते हैं क्लासीफाइंग। फिर अगला कीवर्ड क्या था? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है, हाँ, कि सारे बैलेंसेस शो करते हैं, समरी। उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अच्छी बात यह है कि हमारा पूरा चैप्टर 2 इसी पर बेस्ड है। चैप्टर 2 में हम ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग भी, क्लासीफाइंग भी, समराइजिंग भी। तो ये पूरा चैप्टर 2 का मतलब एक तरह से इनिशियल है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? देखो, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, है ना। यहाँ तक तो ओके हो गया। अब जितनी भी हम इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, वो सब किसकी टर्म्स में करते हैं? मनी की टर्म्स में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो इसीलिए आगे आ गया इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो भी रिकॉर्डिंग होगी, क्लासीफाइंग होगी, समराइजिंग होगी, किसके टर्म्स में होगी? मनी के टर्म्स में होगी। अब हम इसमें जो भी रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग करते हैं वो बेसिकली ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। अब इसका क्या मतलब है इतनी लाइन का, कि ट्रांजैक्शन और इवेंट फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। तो उसको भी देखते हैं, आओ, कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का क्या मतलब है, वो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के। तो लिखते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इस पे स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में पूछ चुका है, ट्रू फॉल्स में। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है और इवेंट का क्या मतलब है? तो बताओ, ट्रांजैक्शन का मतलब
सेल परचेज और रेंट पेड करा तो चलो, तो आप खैर एग्जांपल दे रहे हो, मैं मीनिंग लिखवा रहा हूँ। तो इसका मीनिंग लिखना है। ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, किसी कार्य का होना, किसी कार्य को, किसी एक्ट को परफॉर्म करना, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। और इवेंट किसको मानते हैं? उसके रिजल्ट को। बिल्कुल सही। तो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये ट्रांजैक्शन है। अब पढ़ाई करके एग्ज़ाम दोगे और एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आएगा वो इवेंट होगा, है ना। तो उस दिन आपके चेहरे पे मुस्कान भी हो सकती है या फिर पापा के हाथ में चप्पल भी हो सकती है, तो वो इवेंट होगा। तो यानी कि इवेंट का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये फ़र्क है। तो इवेंट मतलब हाईलाइट कर लो रिजल्ट, और ट्रांजैक्शन मतलब परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। दोस्त मोबाइल का इस्तेमाल कर लिया मज़े से। फ़ोटो तो खींचनी नहीं है, मेरी इतनी अच्छी फ़ोटो खींच के कहाँ जाओगे? उसकी भी नहीं खींचनी, लिखना है, ठीक है। तो लिखो मेरे भाई। एग्ज़ाम ICA के एग्ज़ाम में अगर ऐसा आता कि भाई हम क्वेश्चन पेपर देंगे, आपको फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, तो फिर फ़ोटो खींचते। चलो, तो क्लियर हो गया ट्रांजैक्शन क्या है और इवेंट क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था वो नीचे लिखते हैं। ट्रू फॉल्स के अंदर कई बार वो कुछ ट्रांजैक्शंस देता है और कई बार कुछ इवेंट्स देता है, तो हमको पहचानना होता है ट्रांजैक्शन क्या है और इवेंट क्या। तो मैं आपको ट्रांजैक्शन के कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ और इवेंट के कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन के आप लिख लो। ट्रांजैक्शन का जो आपने बोला वैसे सही बोला था, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, है ना। परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, या इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब आप कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, या इसके अलावा एक्सपेंसेस इनकर्ड और रेवेन्यू जनरेटेड, जो भी आपके खर्चे होते हैं या आप रेवेन्यू कमाते हो, ये सब जो होते हैं ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना। जो भी आप खर्चे करते हो, आपने सैलरी पे करी, रेंट पे करा, या आपकी कुछ रेवेन्यू हो गई, मतलब आपका कुछ फ़ायदा हो गया, इनकम हो गई, मतलब पूरे साल में जो भी आप रेगुलरली करते रहते हो, जो भी आपका रिकरिंग नेचर का काम होता रहता है पूरे साल भर में, इन सब चीज़ों को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब और भी बातें हो सकती हैं। तो ये सब ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शन जो भी आप बिजनेस में कर रहे होते हो। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? पहले यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो ये हम ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं पूरे साल भर में, इसका जो परिणाम निकलता है, इसका जो रिजल्ट होता है, वो होता है, लिखो उधर, लिखो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस। तो वो एक इवेंट है, प्रॉफिट और लॉस वो इवेंट होता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्या है? एक रिजल्ट, वो क्या है? परिणाम। किस चीज़ का? कि आपने जो साल भर काम करा, सेल परचेज करी, खर्चे करे, रेवेन्यू करे, तो उसका रिजल्ट आपको साल के एंड में पता चलेगा, तो वो होता है एक इवेंट। तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो क्या होता है? इवेंट। और एक और इवेंट होता है, बस हमारे लिए सिर्फ दो ही इवेंट्स होते हैं, एक तो प्रॉफिट और लॉस, और दूसरा होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री ब्रैकेट में लेफ्ट भी लिख सकते हो, या लेफ्ट मत लिखो, ब्रैकेट में लिखो अनसोल्ड गुड्स लेफ्ट। अनसोल्ड गुड्स
लेफ्ट। तो देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे इवेंट होता है। आप पूरे साल गुड्स खरीदते हो, मान लो आपने 5 गुड्स खरीदे। कितने गुड्स खरीदे? 5। फिर पूरे साल में आप गुड्स बेचते भी हो, तो मान लेते हैं आपने 1 2 3 गुड्स बेच भी दिए। तो गुड्स खरीदे और गुड्स बेचे, ये तो क्या हो गई? ट्रांजैक्शन। क्योंकि गुड्स खरीदना गुड्स बेचना तो आपके पूरे साल का काम है। लेकिन अब 5 गुड्स खरीदे और 3 बेच दिए, तो कितने बच गए? 2। तो ये तो रिजल्ट है ना मेरे भाइयों। हाँ, इसमें आपने कुछ करा नहीं है, ये तो अपने आप बच गया। तो जो गुड्स बच जाते हैं, जिसको आप क्लोजिंग स्टॉक कहते हो, वो इवेंट होते हैं। तो समझ गए फ़र्क? तो क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है वो क्या होता है? इवेंट, क्योंकि वो अपने आप बचता है, आप ज़बरदस्ती नहीं करते। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक बचना भी क्या हो गया? इवेंट हो गया। तो क्लियर हो गया पहले इतना पॉइंट? तो लेफ्ट वाली चीज़ें ट्रांजैक्शन, राइट वाली चीज़ें इवेंट। अच्छा, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, उस नीचे लिखते हैं स्टार डाल के। परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या तो परचेज करा या सेल करा, कुछ भी, क्या फिक्स्ड एसेट्स, परचेज या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो बताओ ये क्या है, ट्रांजैक्शन या इवेंट? बताओ क्या है? तो तुम्हें कैसे पता? दोनों लग रहा है। चलो तो लिख लो, इसका आंसर है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट बोथ। फिक्स्ड एसेट खरीदने या बेचने को जनरली माना जाता है कि ये ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है। ट्रांजैक्शन इसलिए क्योंकि आप कुछ कर रहे हो, और इवेंट इसलिए क्योंकि इसमें कुछ परिणाम भी छुपा हुआ होता है। परिणाम कैसा छुपा हुआ हो सकता है? ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, या मतलब हाइपोथेटिकल क्या, एक नॉर्मल एग्जांपल, कि मान लो आपने फिक्स्ड एसेट बेचा है ना, मान लो, तो हो सकता है फिक्स्ड एसेट बेचने पर आपको क्या हो गया? मुनाफा हो गया। अब ये आप रोज़मर्रा में तो करते नहीं काम, ये तो 5-10 साल में एक बार करोगे कभी, है ना। फिक्स्ड एसेट खरीदना या बेचना आपका रोज़ का काम नहीं है। आपका कैसा काम होता है? ये तो इररेगुलर। तो इसमें इवेंट के भी कुछ लक्षण होते हैं। तो इसीलिए फिक्स्ड एसेट को खरीदना या बेचने को ट्रांजैक्शन भी मानते हैं क्योंकि आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, और इवेंट भी मानते हैं क्योंकि इसमें कुछ रिजल्ट्स भी छुपे हो सकते हैं, जैसे प्रॉफिट या लॉस। तो ये ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है। तो ओके हो गया कहानी। अच्छा, तो यहाँ तक कितने कीवर्ड्स कर लिए सर? कितने कर लिए? देखो, आर्ट हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासीफाइंग हो गई, समराइजिंग हो गई, मनी की टर्म्स तो चलो वहीं हो गई, और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हो गया। फिर आगे ये भी लिखा है विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, मतलब थोड़ा बहुत, ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है कि जी फाइनेंशियल कैरेक्टर, तो बताओ। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर कहने का उसका मतलब होता है रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू बिजनेस। तो आपने अगर अपने घर का बिजली का बिल पे करा, आप अपनी पत्नी के लिए घर जाते हुए धनिया लेकर गए, तो ये बातें क्या रिकॉर्ड होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि ये सब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है।
तो अकाउंटिंग में हमें सिर्फ किससे रिलेटेड चीज़ें रिकॉर्ड करनी है या क्लासिफाई? बिजनेस से रिलेटेड। तो बिजनेस से रिलेटेड को बोलता है फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो समझ गए, बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल कैरेक्टर। उसके बाद अगला क्या है? अगला कीवर्ड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट। तो वो और लिख लेते हैं लास्ट, इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, तो हम बेसिकली पूरी डेफिनेशन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स, तो देखो रिजल्ट का मतलब तो परिणाम। वेरी गुड। तो हिंदी में तो हो गया परिणाम। अब बिजनेस के दो परिणाम होते हैं, दो रिजल्ट्स होते हैं, प्रॉफिट और लॉस नहीं मेरे दोस्त, पीएनएल और बैलेंस शीट तो नाम हो गए, एक को बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो इसमें परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर लेते हैं, और दूसरे को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरे को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, तो कॉपी में लिखते रहना। एक बच्चा पूछ रहा है सर कॉपी में लिखना है ये? हाँ, ये वाला कॉपी में लिखना है। तो जो जो मैं लिखता रहूँ वो कॉपी में लिखते रहना साथ साथ, ठीक है। तो दो तरह के परिणाम होते हैं, दो तरह के रिजल्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो क्या फ़र्क है? मतलब वो तो अगर मैं मना करूं तो आपका दिल तो नहीं टूटेगा, ठीक है, तो वो तो नहीं है। तो परफॉर्मेंस का मतलब सिंपल, परफॉर्मेंस मतलब बस दो ही चीज़ें, या तो प्रॉफिट या लॉस। इसीलिए जब किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करना होता है तो हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, राइट, है ना, वो परफॉर्मेंस बताता है। लेकिन हमें अगर पोजीशन पता लगानी हो, राइट, तो बेसिकली बैलेंस शीट। तो इन दोनों को आप कह सकते हो रिजल्ट, इन दोनों को आप कह सकते हो रिजल्ट। लेकिन हमारा काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम यहाँ तक रुकता नहीं है। ये तो हम अपने जूनियर अकाउंटेंट से करवा लेते हैं कि भाई चलो पीएनएल अकाउंट बना दो और बैलेंस शीट बना दो। हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है इन दोनों की गहरी स्टडी करना, इन दोनों का मंथन करना, और फिर उसके बेसिस पर कुछ कॉन्क्लूजन्स निकालना कि ये अच्छी कंपनी है, ये ख़राब कंपनी है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ख़राब है, इसका करंट रेशो अच्छा है, इसका स्टॉक टर्नओवर रेशो बेकार है, एनालिसिस करना। तो इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट। तो आपको अगर याद हो, आप 12th पास हो सारे बच्चे? अच्छा, अभी रिजल्ट वेटिंग चल रहा है, लेकिन आपने 12th में पढ़ा होगा एक चैप्टर रेशो, तो वो एनालिसिस होता है। उस किताब का अगर नाम याद हो आपको, तो उसका किताब का नाम था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो किताब ही इसलिए बनाई गई है ताकि बच्चा जो है इंटरप्रिटेशन सीखे, जो आपने नहीं सीखे, है ना। आपने फॉर्मूले के रट्टे बनाए और अपना चल दिए, है ना। लेकिन टेक्निकली उसका पर्पस होता है कि आप किसी भी कंपनी को अच्छा या बुरा भांप पाओ, पता लगा पाओ, है ना। बैलेंस शीट देख के, जैसे डॉक्टर पता लगा लेता है कुछ रिपोर्ट्स के बेसिस पे कि भाई आप हेल्दी हो कि नहीं, आपको ये बीमारी है कि नहीं। तो आप हो बैलेंस शीट के डॉक्टर, आपका टेक्निकली ये काम है कि प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट देखकर आप कॉन्क्लूजन से ड्रॉ कर सको, जो आपने वैसे नहीं सीखे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अब सीखेंगे। तो समझ आ गया पूरा? तो ये बेसिकली पॉइंट 1 है, ये पूरा पॉइंट 1 है। देखो ये बेसिकली पूरा पॉइंट 1 है।
तो अब आपको ये डेफिनेशन जो बचपन में रटते थे वो अच्छे से समझ आ गई, उसका एक एक शब्द ब्रेक डाउन क्लियर हो गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो था पहला पॉइंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 का नाम है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ये एग्जाम में आया था, थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी आती है बिल्कुल, तो लिख लो जी इम्पोर्टेंट। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, तो पहले तो छोटा सा एरो डाल के लिखना है, गिवन बाय APB। APB को ब्लॉक कर लेते हैं। गिवन बाय APB ऑफ, उसी के नीचे लिखना है ऑफ AICPA। AICPA को बादल बना लेते हैं। तो गिवन बाय APB ऑफ AICPA, तो APB का मतलब पहले इधर लिख लो, APB मतलब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड, बोर्ड मतलब एक वही संगठन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने वाला बोर्ड। बोर्ड मतलब कमेटी, ग्रुप, कुछ भी समझ लो। ऑफ AICPA, AICPA का मतलब है जी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड क्या पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो जैसे आपके लिए ICAI है इंडिया के अंदर, तो अमेरिका के अंदर ये है CPA, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो इन्होंने अकाउंटिंग के कुछ फंक्शंस दिए हैं, 5 फंक्शंस दिए हैं, तो नाम लिख लेते हैं, वेरी इजी। तो पहला फंक्शन है वो आपने अभी अभी पढ़ा, रिकॉर्डिंग। दूसरा फंक्शन है वो आपने अभी अभी पढ़ा, क्लासिफाइंग। तीसरा फंक्शन है वो आपने अभी अभी पढ़ा, समराइजिंग। चौथा फंक्शन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और पांचवा फंक्शन होता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। तो वापस से अगर दोबारा समझना हो कीवर्ड, तो देखो दोबारा समझ लेते हैं कीवर्ड क्या है। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जर्नल में, बिल्कुल सही। ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे अभी वैसे आगे। क्लासीफाइंग कहाँ करते हैं? लेजर, ये भी पढ़ेंगे। समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ये 3 तो हम आगे चैप्टर 2 में पढ़ लेते हैं। बाकी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है? रेशियो, कंक्लूजन ड्रॉ करना, जो आपने अभी ऊपर देखा ना। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब यही होता है कि आपको क्या करना है, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने, P&L से भी और बैलेंस शीट से भी। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे CA फाउंडेशन में। तो ये आपने कब पढ़ा था? 12th में, रेशियो। तो ये हमको अब नहीं पढ़ना।
बस नाम नाम है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसका मतलब नहीं, पेपर में क्यों आएगा जब है ही नहीं, तो कोर्स में है ही नहीं। अब एनालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है, वो है चैप्टर 2 में, लेकिन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो बस इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है? कॉन्क्लूजन से ड्रॉ करना फ्रॉम रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। बाकी पांचवा होता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ये हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है बताना, कम्युनिकेट करना। किसको बताना? यूज़र्स को। तो ये हम पढ़ेंगे कि यूज़र्स कौन होते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो ये भी एक फंक्शन होता है अकाउंटिंग का कि यूज़र्स को हमें बताना पड़ता है ना, यूज़र्स को बताना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। तो क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। तो ये छोटे से फंक्शंस हैं जो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने बता रखे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 नॉर्मल थ्योरेटिकल पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग, ना करें तो इसमें आप 4 बाइफरकेशन कर लो। ठीक है। तो बस हमको नाम नाम लिखना है कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अगर पूछ ले एग्ज़ाम में तो बस नाम सही होना चाहिए। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के जी? पहला ऑब्जेक्टिव तो है सिस्टमैटिक, क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो देखो, पहले जब मैंने शुरू में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा तो मैं सारी चीज़ें दिमाग में रिकॉर्ड करता था कि अच्छा सोनू ने इतने रुपए दे दिए, सोनू के इतने रुपए बचे हैं। अगला बच्चा मोनू फरवरी में 500 रुपये देगा। अगली बच्ची श्रेया जनवरी में 800 रुपये देगी। मैं सब दिमाग में रखता था। फिर धीरे धीरे जब बच्चे बढ़ने शुरू हुए तो क्या हुआ? दिमाग फट गया है ना भाई, कितनी रख लोगे आप दिमाग में रिकॉर्डिंग, तो फंस गए फिर। तो तब मुझे अकाउंटिंग का महत्व समझ आया कि भैया अगर ढंग से मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? अकाउंट रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ये सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करता है ट्रांजैक्शंस, नहीं तो फिर आप पागल हो जाओगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ascertainment of results and financial position, ascertainment of results and financial position। ascertainment का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। ascertainment मतलब पता लगाना। 2 चीज़ों का पता लगाना था मुझे, एक तो रिजल्ट्स का। अब मैं दिमाग में तो रख ही नहीं सकता था ना इसके कितना प्रॉफिट हुआ। तो अगर मुझे रिजल्ट्स का पता लगाना है, रिजल्ट्स का मतलब होता है एक तरह से वही, मतलब प्रॉफिट या लॉस इनडायरेक्टली। यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि अगर मुझे रिजल्ट्स का पता लगाना है, यानी प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना है, या फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है। पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट कह सकते हो कि मेरी बैलेंस शीट क्या है, तो फिर अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि हमें रिजल्ट्स का और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है। ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइडिंग
information to users, providing information to users for rational decision making, for rational decision making. तो इसमें कीवर्ड्स क्या हो गए? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी देना। किसको जानकारी देना? यूज़र्स को, जो हम पढ़ेंगे वैसे तो बाद में। तो यूज़र्स को जानकारी देना। अच्छा, यूज़र को जानकारी क्यों देना? बच्चा कह रहा है सर मैं क्यों दूँ यूज़र को जानकारी? ताकि वो सही डिसीजन ले पाए। रैशनल डिसीजन मेकिंग, रैशनल का मतलब होता है उसमें कोई भी चीज़ छुपी भी ना हो, सच, कोई भेदभाव ना हो। जैसे एग्जांपल, मैंने कहा मेरी कंपनी को 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ पिछले साल। तो ये सुन के आपको क्या लग रहा है? मेरी कंपनी कैसी है? अच्छी है, बढ़िया है। अब सच्चाई सुनो, 250 करोड़ रुपए तो मुझे लॉटरी से मिले थे। 250 करोड़ की मुझे लॉटरी की इनकम थी इत्तेफाक से। तो टेक्निकली तो मैं 50 करोड़ घाटे में था। अब ये बात अगर मैं ना बताता आपको, तो आपको तब तक मैं अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बात बताने के बाद अब मेरी कंपनी आपको बेकार लगेगी। तो यूज़र को बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि यूज़र जो है आप सही निर्णय ले सकें। तो ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि यूज़र को सही जानकारी दी जाए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और उसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव, टू नो, मतलब क्या जानने के लिए? टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन, टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन का पता लगाने के लिए। सॉल्वेंसी मतलब कि आपकी कंपनी कितनी सही है, वही ये एनालिसिस का पार्ट हो गया एक तरह से, कि हमारी कंपनी में ऐसा तो नहीं कि पता चला बैंकरप्ट हो जाए कहीं कुछ महीनों बाद। तो ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, समझ आया? अच्छा, अब आपके मन में हो सकता है प्रश्न आए कि सर अगर एग्ज़ाम में आएगा तो क्या लिखना है, और एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आ सकता है? मैक्स टू मैक्स। तो मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स खींच खींच के 4 से ज़्यादा का नहीं आता है ना। कुछ भी थ्योरी क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, कोई भी। मान लो फंक्शंस आ गया, ऑब्जेक्टिव्स आ गए। तो अगर ऑब्जेक्टिव आए तो कैसे लिखोगे बताओ? मान लो क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग 4 नंबर, तो क्या लिखोगे? भाई यही डायग्राम बना के आ जाओगे। हाँ, तो मतलब आपको तो इनको चारों को मेन पॉइंट्स लिखने हैं। हाँ, लेकिन ये वर्ड्स मेन पॉइंट है, ये होने चाहिए। लाइक हाँ, की वर्ड्स कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट, है ना, या एंड फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन। लेकिन इनके बारे में आपको 2-2 लाइन या 1-2 लाइन समझानी पड़ेगी, या मतलब लिखनी पड़ेगी। तो वो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, नहीं तो जो मैंने बुक दी है या मिलेगी जो आपको बुक, उसमें भी रट सकते हो। समझ गए बात? तो क्लियर हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। तो ये कहानी है बेसिकली, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग की कैसे शुरू हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहला फर्स्ट एरो डाल के पहला पॉइंट, तो एज अर्ली एज 4000 बिफोर क्राइस्ट, ब्रैकेट में इजिप्शियंस
इजिप्ट लिख के IANS लगा देना। तो मतलब ये कि लगभग 6000 साल पुरानी अकाउंटिंग है। तो 4000 बिफोर क्राइस्ट, तो इतने वर्षों पुरानी अकाउंटिंग का इतिहास है। सेकंड, रोमन्स यूज्ड टू प्रिपेयर डे बुक्स को ब्लॉक कर लेते हैं, कॉमा, वेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वर रिकॉर्डेड। रोमन्स भी बनाते थे डे बुक्स जिसमें वो रिसिप्ट और पेमेंट लिखते थे, पैसा आया, पैसा गया, या जो भी अशर्फियाँ आईं, अशर्फियाँ गईं, उस समय जो भी चलता होगा, तो रिसिप्ट और पेमेंट रोमन्स लिखते थे डे बुक्स में। ये चलता था 700 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 400 AD तक। तो मतलब ये भी लगभग 2500 साल पुरानी बात हो गई। उसके बाद एक और पॉइंट, तो एक राजा बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे लिख लेते चंद्रगुप्ताज किंगडम। उसके नीचे एरो बना के एक और आदमी बना लेते हैं ब्रैकेट में, मिनिस्टर। इनके एक बहुत ही फेमस मिनिस्टर थे, हाँ, चाणक्य, हाँ, कौटिल्य, हाँ, कौटिल्य। तो उन्होंने किताब लिखी अर्थशास्त्र, राइट। तो किताब का नाम लिख लेते हैं डिज़ाइन के अंदर, अर्थशास्त्र। तो उस किताब में बताया ये गया, बेसिकली उस किताब में ये बताया गया, लिखते हैं बाजू में, डिस्क्राइब्ड हाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड, डिस्क्राइब्ड हाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड, कि भैया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं। तो सोचो ये भी कितनी पुरानी कहानी हो गई, लगभग 1200 साल पुरानी। है ना। तो तब से ये अकाउंटिंग का इतिहास चल रहा है। तो मतलब आप देख रहे हो ये सब ऐतिहासिक बातें लिख रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़े, अगला पॉइंट, 1494, तो लगभग कितने, 700 साल पहले, है ना, 700 या 600 साल पहले, 600 साढ़े 600 साल पहले। तो एक और आदमी बनाते हैं ल्यूका पैसियोली, है ना, ल्यूका पैसियोली। तो ल्यूका पैसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से नवाजा गया। ल्यूका पैसियोली, फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो विनिस की कहानी है, VENIS, विनिस शहर है। तो वहाँ जो इनकी किताब थी वो एक तरह से पहला मान सकते हैं, पहली किताब थी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के ऊपर। तो
तो जो हम आज भी फॉलो करते हैं ना, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री, डेबिट क्रेडिट, ये वो, तो ये पहली किताब थी ल्यूका बेसियोली साहब की, इसीलिए उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा गया, फर्स्ट बुक। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के ऊपर ये पहली किताब थी कि भाई देखो डबल एंट्री सिस्टम करना है अपने को। ठीक है, तो समझ आ रहा है इवोल्यूशन। तो मतलब ये कई वर्षों पुराना है, कई हज़ारों वर्षों पुरानी कहानियाँ चली आ रही हैं। इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा और लिख लेते हैं, यहीं से शुरुआत हुई थी इन दो शब्दों की, जो आप कहते हो ना डेबिट और एक क्या कहते हो क्रेडिट। हाँ, तो ये वहीं से शुरू हुए थे। तो हालांकि थोड़ा सा ऐतिहासिक बात लिखते हैं डेबिट के बारे में। इट कम्स फ्रॉम इटालियन, और बादल के अंदर लिखते हैं डेबिटो। तो डेबिट वर्ड जो है ये इटालियन मतलब इटली का डेबिटो वर्ड था, जिसको फिर बाद में अब डेबिट कहते हैं हम लोग। और ये भी कहाँ से आया था, विच कम्स फ्रॉम लैटिन। लैटिन में ये था डेबिटा। तो ओरिजिनली लैटिन का शब्द था डेबिटा। तो फिर वो इटली में जाते जाते डेबिटो, फिर अब डेबिट, है ना। तो ये वहाँ से ओरिजिनेट हुए ये सब शब्द। इसी तरह क्रेडिट का लिख लेते हैं, इट कम्स फ्रॉम इटालियन क्रेडिटो, जो कहाँ से आया, विच कम्स फ्रॉम लैटिन क्रेडो, लैटिन वर्ड क्रेडो। ठीक है, तो ये सब ऐतिहासिक बातें हैं, और इनके भी कुछ कुछ अपने मीनिंग थे हल्के फुल्के, वो भी लिखवा देते हैं। चलो, तो ये जो डेबिटो वर्ड था या ये जो क्रेडिटो वर्ड था, है ना, या लैटिन के डेबिटा क्रेडो, जो आज डेबिट क्रेडिट बन गए, तो इनके भी कुछ मीनिंग थे, मतलब इनकी भी कुछ मीनिंग माने जाते थे। तो जैसे डेबिट का मान लिया जाता था ओड टू द प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर को मिलेगा ऐसा कुछ, ओड टू द प्रोप्राइटर, है ना। तो जैसे आज के ज़माने में आप मन में एसेट्स सोच सकते हो, एसेट्स, तो एसेट्स को आप कहते हो ना डेबिट बैलेंस होता है एसेट। तो एसेट जो होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, मालिक को। तो उस समय का ये मीनिंग था डेबिटा का या डेबिटो का कि ओड टू द प्रोप्राइटर, जो चीज़ मालिक को बिलोंग कर रही है, डेबिट। अच्छा, क्रेडिटो का मतलब था, या क्रेडरो का बिलीफ या ऑब्लिक ट्रस्ट इन प्रोप्राइटर पे भरोसा। प्रोप्राइटर पे भरोसा, जो आज के ज़माने में आप सोच सकते हो, जैसे बैंक से लोन लिया, या आप सोच सकते हो क्रेडिटर, तो बैंक वाला आपको क्यों लोन दे रहा है, आप पे भरोसा है। क्रेडिटर आपको क्यों उधार पे गुड्स खरीदने दे रहा है, आप पे भरोसा है, कह रहा है पैसे दे देना, बाद में दे देना, कोई बात नहीं। तो ये मतलब थे पुराने ज़माने के शब्दों। तो समझ आ गया। तो ये इवोल्यूशन है। तो मतलब देखो कहाँ से शुरू हुई कहानी, 6000 साल पहले से शुरू हुई, फिर अलग अलग दौर में चलती रही अकाउंटिंग, चलती रही। तो मतलब ये अकाउंटिंग एक काफ़ी पुरानी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न डे आर्ट है, काफ़ी पुरानी चीज़ है। इसी में एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी भी है, वो भी लिखते हैं इसी के नीचे स्टार डाल के। स्टीवर्ड, STEWARD,
स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग तो इसको माना जाता है रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो आज आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो, तो रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, ये बच्चा कह रहा सर बुक का नाम क्या था ल्यूका पैसियोली का। तो बुक का नाम मेरे दोस्त मैं देख नहीं पाया था, उससे पहले ल्यूका पैसियोली साहब का देहांत हो गया, तो बुक के नाम की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की पहली किताब, बाकी बुक का नाम आप सर्च कर लो, मिल जाएगा वैसे तो अगर होगा तो। अच्छा, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग क्या? तो इसमें क्या होता था कि जैसे मान लो एक राजा है, तो राजा को ये दिलचस्पी होती थी कि भाई हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, मतलब क्या हो रहा है। तो उसके अंडर एक मुंशी काम करता था। मुंशी मतलब होता था स्टीवर्ड, मुंशी को स्टीवर्ड कहते हैं। हालांकि स्टीवर्ड एक वाइडर टर्म है, स्टीवर्ड वर्ड का मतलब होता है वैसे सिक्योरिटी गार्ड। स्टीवर्ड मतलब जो देखभाल करे। तो जो राजा होता था उसकी सारी मतलब उसके जो फाइनेंशियल्स होते थे, उसके बही खाते जो होते थे, उसकी देखभाल कौन करता था? मुंशी। तो उसको स्टीवर्ड कहते थे। तो स्टीवर्ड वर्ड का वैसे मतलब होता है सिक्योरिटी गार्ड, जो देखभाल करे। तो राजा के बही खातों का कौन देखभाल करता था? मुंशी, है ना। तो बस वहाँ से वो शुरू हो गया। तो मुंशी पूरा हिसाब किताब लाता था और राजा को बताता था कि राजा जी इस साल मुनाफा हुआ है। तो बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप यही तो सीखते हो कि कितना मुनाफा हुआ, ये निकालते हो। तो ये बेसिकली स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग थी, जो रूट था फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। तो समझ आ रहे हैं यहाँ तक सारे पॉइंट? क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली इवोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स थे कि भाई कैसे कैसे अकाउंटिंग आगे बढ़ी। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 का नाम है सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। वो तो द्रविन भाई उसी का ही पार्ट हो गया ना, कैश बुक बोल देते हैं तो वो भी सब्सिडरी बुक ही होता है। तो सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो वैसे तो 5 प्रकार होते हैं। तो पहला लिखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, इसको ब्लॉक बना देते हैं और 2 लाइन की जगह छोड़ देते हैं। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, दो लाइन की जगह छोड़ देते हैं। तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, इसको ब्लॉक बनाकर 2 लाइन की जगह छोड़ देते हैं। चौथा होता है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, इसको भी ब्लॉक बना देते हैं। पांचवा होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो माना जाता है कि अकाउंटिंग के 5 सब फील्ड्स हैं। हालांकि आप 3 ही पढ़ पाते हो अपने सीए की जर्नी में, चौथी पढ़ोगे जब कंपनी ज्वाइन करोगे कोई बड़ी, और 5वीं तो कभी अभी तो है नहीं पृथ्वी पर, जब होगा तब देखेंगे।
तो 5 तरह की, मतलब 5 तरह की अकाउंटिंग मानी जाती है कि अभी है, इन्हें बोलते हैं सब फील्ड्स। ठीक है ना। तो एक होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एक होती है सोशल रिपोर्टिंग, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बच्चा कह रहा है सर अकाउंटिंग के भी इतने सारे टाइप, तो इसमें क्या मतलब अंतर है? तो किसी को है कुछ पता? बताओ। हाँ 11th का ही लिखना है, बताओ क्या पता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा उद्देश्य होता है प्रॉफिट या लॉस निकालना। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा उद्देश्य होता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, कि भाई मान लो ये रिमोट है मेरे पास अभी, तो अब इसकी लागत क्या है, इसको बनाने में क्या लागत आई है, अगर मैं ये निकाल रहा हूँ तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, यानी कि अगर आपको कुछ निर्णय लेने, जैसे मुझे ये सोचना है कि मैं 1 करोड़ रुपए का वहाँ पर प्लांट खरीदूँ या मैं 1 करोड़ रुपए के बिटकॉइन खरीदूँ, तो ये निर्णय लेना है अगर, तो उस निर्णय लेने में अगर कोई मेरे को मदद करेगा वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग में हम ये बताते हैं कि समाज के लिए आप क्या अच्छा काम कर रहे हो और समाज के लिए क्या गंदा काम कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग होगा। चलो ठीक है, तो कम से कम 4 तो बिल्कुल ठीक बताया आपने, बहुत बढ़िया। तो दोस्त के लिए मन मन में सब तालियां बजा दें। तो बिल्कुल सही बताया उन्होंने, तो यही लिखना है, यही लिखवाऊंगा अभी, तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, लिखते भी रहते हैं और समझ पे आता रहेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ही काम है बस, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। तो क्लास 11th में आप ये पढ़ते हो और बीकॉम अगर करोगे मतलब ग्रेजुएशन तो ये पढ़ते हो, है ना। क्लास 11th में और ग्रेजुएशन में ये पढ़ते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हमारा सिर्फ एक ही काम होता है, प्रॉफिट या लॉस निकालना। तो अगर आपको क्लास 11th याद हो तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पूरा क्लास 11th का जो कोर्स होता है, आपको जर्नल से शुरू करवाते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये वो और बैलेंस शीट। फिर एंड में आपको फाइनल अकाउंट्स बनवाते हैं, तो उसमें क्या निकलवाते हैं? P&L, प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस पता लगाना, वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बिल्कुल। सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम अलग है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? टू असर्टेन, क्या पता लगाते हैं हम? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड फिक्सिंग इट्स प्राइस, एंड फिक्सिंग इट्स प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा उद्देश्य ही अलग होता है। ये आपका CA इंटर के अंदर एक सब्जेक्ट आएगा। CA इंटर में आप बाकायदा एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है, उसका नाम ही है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लो ये रिमोट मैं बना रहा हूँ, तो उसमें हम ये सीखते हैं कि ये रिमोट बनाने का कितना खर्चा आ रहा है, इसकी कॉस्ट क्या है। जैसे अभी नहीं बता सकते, अब मैं आपसे पूछूं बताओ आपको क्या कॉस्ट है, तो अभी तो क्या पता सर, लेकिन हम अकाउंटिंग सीखते हैं जिसमें इसकी पूरी कॉस्ट का पता लगाएंगे और फिर इसको बाज़ार में कितने का बेचना है, इसका प्राइस क्या रखना है, वो भी पता लगाएंगे, वो भी डिटरमाइन करेंगे। तो इस अकाउंटिंग को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका नाम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं है बिजनेस के, तो ये छोटा एस्पेक्ट है, इसका काम है सिर्फ कॉस्ट पता लगाना प्रोडक्ट की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका काम क्या है? हाँ, इसका काम है इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन
डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये सिर्फ मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। ये भी आप सीए इंटर में पढ़ोगे, इनफैक्ट सीए फाइनल में भी इसका कुछ पोर्शन पढ़ोगे। ये आपके सीए के अंदर सिखाया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता था मुझे तो ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे। जैसे ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक मशीन है M1, एक मशीन है M2। M1 खरीदोगे तो ये हो जाएगा, M2 खरीदोगे तो ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है बताओ कौन सी खरीदें। हाँ, है ना, ये होता था। तो ऐसे क्वेश्चन आते थे कि M1 खरीदोगे तो ये हो जाएगा, M2 खरीदोगे तो ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछता है बताओ कौन सी खरीदोगे। तो इसमें आपको डिसीजन मेकिंग ही करनी है, ये निर्णय लेना है कौन सी खरीदनी है। अब बच्चा कह रहा है कोई भी खरीद लो तो लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिखाया ही ये जाता है कि आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते थे। जैसे आता था कि आपको इन्वेस्ट करना है, एक है बिजनेस 1, उसमें इन्वेस्ट करोगे तो ये हो जाएगा। एक है बिजनेस 2, उसमें इन्वेस्ट करोगे तो ये हो जाएगा। तो बताओ किस में इन्वेस्ट करोगे, जिसमें ये अच्छा हो जाएगा, है ना। तो वो डिसीजन मेकिंग करना है। तो ये सब क्वेश्चंस होंगे। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, समझ गए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग करनी। उसके बाद चौथा होता है जी सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। तो वो लिख लो, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग में इट डील्स विद सोशल कॉस्ट and social benefits. It deals with social cost and social benefits. तो दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ, सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप नीचे बना लो। तो जनरली बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो करती हैं। तो हम थोड़ा सा एग्जांपल को समझने के लिए बड़ी कंपनी टाटा ग्रुप मान लेते हैं। तो ये कंपनियां जो होती हैं ये पता है क्या अकाउंटिंग करती हैं, ये सामाजिक अकाउंटिंग करती हैं। ये बाकायदा अपनी वेबसाइट पर बताती हैं। इनकी वेबसाइट पर आप जाओगे तो लिखा होगा, क्या लिखा होगा सर, ये लिखा होगा कि हमारी कंपनियों से कितना धुआं निकला और हमने पर्यावरण को कितना ख़राब करा, समाज को हमने कितना दूषित करा, ये लिखा होगा बाकायदा। तो ये सोशल कॉस्ट बताते हैं, सामाजिक नुकसान कितना इन्होंने पहुंचाया ये बताते हैं। और ये भी बताते हैं, वहीं पे लिखा होगा वेबसाइट पर कि इन्होंने समाज के लिए अच्छे काम क्या करे कि भाई हमने 2 गरीबों के स्कूल बनाए, 3 गरीबों के लिए अस्पताल बनाए, ये हमने समाज के लिए अच्छा काम करा। तो इस अकाउंटिंग को कहते हैं सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। तो ये आप जनरली अभी नहीं देख पाओगे अपनी स्टडी में, है ना, और ना ही कोई छोटे बिजनेसेस में देख पाओगे, क्योंकि लोग बड़ी बिजनेस वाले जो होते हैं वही काम ये कर रहे होते हैं, है ना। तो ये छोटे बिजनेसेस में ये सब बातें नहीं होंगी, लेकिन इसको बोलते हैं सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। तो समझ गए सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, सामाजिक फ़ायदा और सामाजिक नुकसान। अच्छा, उसके बाद 5वां होता है जी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो उसमें पहले लिख लो छोटी सी लाइन, रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। तो इसमें यही हाईलाइट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। तो ये क्या होता है जी, तो इसका एग्जांपल बता देता हूँ, रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। इसका एग्जांपल ये होता है कि जैसे कोई कंपनी होती है,
और वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसके, ये उसके एम्प्लॉयज़ हैं। तो एम्प्लॉयज़ को मतलब कॉरपोरेट जगत में टर्मिनोलॉजी दी जाती है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन मतलब क्योंकि ये इंसान है, और रिसोर्स इसलिए क्योंकि ये कंपनी के लिए साधन है। मतलब रिसोर्स हैं या नहीं, पहले तो ये बताओ। हाँ ठीक है ना। रिसोर्स इसलिए क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, ये साधन, और ह्यूमन मतलब इंसान, तो इंसान वाले साधन हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी, वेजेस ये सब तो देती ही है ना, तो वो तो नॉर्मल बातें हैं। तो जो भी ये सैलरी वेजेस देती है वो कहाँ रिकॉर्ड करती है, पीएनएल में। कंपनी कहती है खर्चा हो गया, है ना, कंपनी कहती है खर्चा हो गया, सैलरी दे दी। लेकिन अब ध्यान से सुनना भाइयों बहनों, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को पता है ट्रेनिंग भी देती है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट भी करती है। बोलो पहले तो यस या नो। करती है। तो जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती है, उनको डेवलप करती है, तो एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है पहले से, है ना। और ये अब कंपनी को फ्यूचर में क्या देगा, बेनिफिट देगा। तो एक मॉडर्न ज़माने की अकाउंटिंग होती है, वो ये कहती है कि देखो भाई, एम्प्लॉय आपको अगर फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली चीज़ को तो एसेट कहते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये कहती है कि हमें इस अपने ह्यूमन रिसोर्स की भी अकाउंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये एम्प्लॉय जो है ये फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो इसको आप अपना एसेट दिखाओ। जैसे आपके पास मशीन है, मान लो, मशीन को आप क्या मानते हो, एसेट मानते हो, क्योंकि फ्यूचर में फ़ायदा देगा। तो क्या ये एम्प्लॉय फ्यूचर में फ़ायदा नहीं देगा, ये भी तो देगा। देखो लॉजिक है, पहले तो बताओ, समझ गए। तो इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये अभी प्रैक्टिकली क्यों नहीं होती बहुत ज़्यादा ऑपरेटिव या ना के बराबर, क्योंकि हम इसमें एम्प्लॉय की वैल्यू नहीं निकाल सकते। एम्प्लॉय की वैल्यू नहीं निकाल सकते। मशीन की तो निकाल सकते हो सर, 2 करोड़ की मशीन है, लेकिन वो जो काम कर रहा है, मान लो गौरव कपूर उसका नाम है आदमी का, तो उसकी क्या वैल्यू लिखोगे, क्या जितने में क्या भाई गौरव कपूर की क्या वैल्यू लिखोगे आप। मशीन तो चलो बाजार से खरीद के लाए 1 करोड़ की, तो लिख सकते हो कि ये मशीन 1 करोड़ की है, लेकिन गौरव कपूर को तो नहीं खरीद के लाए। अब आप उसकी ट्रेनिंग का, उसकी स्किल का, उसका दिमाग का क्या मॉनेटरी वैल्यू लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। तो इस अकाउंटिंग में ये प्रॉब्लम है अभी कि भाई हम वैल्यू नहीं निकाल पाते, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिकली ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये भी अकाउंटिंग का एक सब फील्ड है। तो समझ गए अकाउंटिंग का सब फील्ड, क्लियर हो गया सबको। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स में कितना निवेश कर रहे हैं वो रिपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाता, तो खैर बस नाम के लिए ही है। तो कुल मिला के 5 सब फील्ड्स हो गए अकाउंटिंग के। तो पांचों सब फील्ड सबको क्लियर हो गया, सारे कीवर्ड्स ओके इसके। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नंबर 6, नंबर 6 का नाम है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अरे सर ये क्या कह रहे हो, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये एग्ज़ाम में आया था एक बार, बल्कि 2-3 बार आया ये वाला तो। और बच्चे बताओ कहाँ मार्क्स कटवा के आए, सारे बच्चे सेकंड वाला जो टॉपिक था उसके पॉइंट्स लिख कर आ गए, फिर कह रहे आहा मार्क्स पक्के, तो फिर सबके मार्क्स कटे। तो अब आपको देखो सेकंड वाला टॉपिक क्या था, सेकंड वाला टॉपिक क्या था,
फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन वो फंक्शंस किसने बताए थे? अमेरिका के इंस्टीट्यूट ने। तो बच्चे जोश जोश में, क्वेश्चन आया था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बच्चे जोश जोश में अमेरिका वाले लिख कर आ गए। तो अमेरिका वाले तब लिखने जब क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका वाले बताओ, समझ गए? तो जो टॉपिक 6 पढ़ रहे हैं हम, वो टॉपिक 2 से डिफरेंट है। टॉपिक 2 में हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जो मतलब जनरल हैं, वो अमेरिका वाले नहीं बता रहे। लेकिन टॉपिक 2 जो आपने लिखा था वो था अमेरिका वालों का। तो क्लियर हो गया? तो आपको डिस्टिंग्विश करना है एग्जाम में कि वो अमेरिका वाले फंक्शन कह रहा है लिखने को, या बस नॉर्मल खाली ऐसे ही कह रहा है फंक्शंस बताओ अकाउंटिंग के। हाँ, क्वेश्चन साइलेंट है तो ये वाले लिखने हैं, और क्वेश्चन कह रहेगा अमेरिका वाले तो वो वाले लिखने हैं। समझ गए? अब बच्चा कह रहा सर क्वेश्चन कहते सर जापान वाले तो बाकी कुछ नहीं आएगा। तो या तो साइलेंट होगा या अमेरिका वाले। तो ये साइलेंट होगा तो यही लिखने हैं अपने को फंक्शन। तो लिखते हैं फंक्शन। इसमें कुछ अच्छे फंक्शंस होते हैं अकाउंटिंग के। पहला फंक्शन होता है, ए का नाम है मेजरमेंट। ठीक है, तो लिखते रहो पहले छोटा छोटा मेजरमेंट। इसका मतलब होता है, मेजरमेंट का मतलब है इट मेजर्स द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। इट मेजर्स द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। इसमें हाईलाइट कर लेते हैं कीवर्ड पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर अभी एक साथ समझाता हूँ। पहले अब सेकंड भी लिख लो, बी। दूसरा फंक्शन होता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग, इसमें लिखते हैं इट हेल्प्स इन forecasting future performance using past data, using past data। तो इसमें हाईलाइट कर लेना फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो पहले ये दोनों समझा देता हूँ। तो देखो, मेरा एक दोस्त है, वो बिज़नेस करता है। वो आया मेरे पास कई दिनों से कि भाई, कहने लगा कि तू तो अकाउंटिंग करता है, तू तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कह रहा है यार ये बता, देख मैं पिछले 5 साल का अपना वो लाया हूँ अपने बिज़नेस का। एक बार तू पिछले 5 साल का सारा वो देख परफॉर्मेंस, कि मैंने पिछले 5 साल में मेरे बिज़नेस ने कैसा काम करा है। तो मैंने अपना 5 साल की उसकी सारी हिस्ट्री निकाल के प्रॉफिट लॉस, ये रेशो वो रेशो सब देख दुख कर लिया। तो इसका मतलब मैंने पहले कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर लिया? मेजरमेंट। तो समझ गए मेजरमेंट का मतलब? फिर उसका पूछना अल्टीमेटली ये था कि तू ये बता कि यार अब आगे क्या करूं मैं, आगे क्या होगा, इस साल कितने रुपए कमा पाऊंगा। तो उसका पुराना परफॉर्मेंस देखकर, पुराना डेटा देखकर मैंने एस्टीमेट भी लगा दिया भविष्य का। मैंने कहा देख, हो सकता है अगले साल तू 5 करोड़ रुपए कमा ले। तो इसका मतलब ये मैंने क्या कर दिया? फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग का मतलब समझ गया? तो 2 फंक्शन समझ गए। हाँ, भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। तो क्लियर हो गया? तो अकाउंटिंग के 2 फंक्शन ओके हो गए, मेजरमेंट, फोरकास्टिंग। उसके बाद सी, तीसरा फंक्शन डिसीजन मेकिंग। ये तो बहुत बड़ा फंक्शन है। डिसीजन मेकिंग यानी कि लिखते हैं छोटे सा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू यूजर्स
It provides relevant information to users to help them in decision making. To help them in decision making. तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी फंक्शन है। अकाउंटिंग का फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई हमें यूज़र को क्या देनी है, इन्फॉर्मेशन। हाँ, ताकि यूज़र क्या कर सके, सही डिसीजन ले सके। सेम एग्जांपल कोट कर रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले दिया था। मेरी कंपनी को 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, बताओ कैसी है कंपनी? बुरी क्यों है? अच्छी है अभी तो अच्छी है। लेकिन अब मैं आपको अगर इन्फॉर्मेशन दूं कि जिसमें से 250 करोड़ की तो लॉटरी की इनकम है, अब बुरी हो, तो क्या आप मेरी कंपनी में अब इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे। तो ये अकाउंटिंग का मेन फंक्शन हो गया, डिसीजन मेकिंग। तो मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, इससे आपको डिसीजन लेना आसान हो गया, है ना। तो ये अकाउंटिंग का फंक्शन हो गया डिसीजन मेकिंग। तो यूज़र की मदद कर देता है डिसीजन मेकिंग में। और क्या फंक्शन है? डी। अगला फंक्शन है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, इसमें दो फंक्शन मिक्स हो गए, कंपैरिजन भी और इवैल्यूएशन भी। तो दोनों को अलग अलग बता देता हूँ। तो कंपैरिजन का मतलब तो है इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंपैरिजन। इट प्रोवाइड बेसिस फॉर कंपैरिजन, और ब्रैकेट में लिखना इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो पहले ये फंक्शन समझा देता हूँ। तो सर ये क्या फंक्शन है अकाउंटिंग का? तो ये फंक्शन है कंपैरिजन। कंपैरिजन का बेसिस दे देता है। तो मैं और मेरा दोस्त घूम रहे थे, तो अब आपको क्या लगता है हम कैसे कंपैरिजन करते हैं? हम ऐसे बच्चों वाले तरह से कंपैरिजन नहीं करते कि भाई तूने कौन से जूते पहने हैं, मैंने कौन से जूते पहने हैं, तू कौन सी गाड़ी में घूम रहा है, मैं कौन सी गाड़ी में घूम रहा हूँ। अब हमारे कंपैरिजन अलग होते हैं। मैं उससे पूछता हूँ ये बता पिछले साल तेरे बिजनेस का क्या प्रॉफिट था? तो उसने कहा 5 करोड़। मैंने कहा बस, मेरा प्रॉफिट था 50 करोड़। तो अरे वाह, तो इसका मतलब हम दोनों ने क्या करा? कंपैरिजन करा। तो ये कंपैरिजन हम अगर अकाउंटिंग ना होती तो नहीं कर पाते, है ना। तो अकाउंटिंग हमें कंपैरिजन करने का एक बेस दे देती है, क्योंकि मैंने भी पीएनएल बनाया, उसने भी पीएनएल बनाया, उसका भी प्रॉफिट आया, मेरा भी प्रॉफिट आया, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस कंपैरिजन को वैसे कौन सा कंपैरिजन कहते हैं? इंटरफर्म। इंटरफर्म कंपैरिजन, जिसमें दो फर्म्स आपस में कंपेयर कर रहे हैं। फिर जब वो रोता रोता घर गया, तो उसके बाद फिर मैंने पता है क्या करा? फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, मैं अपना पिछले साल का प्रॉफिट देखता हूँ। तो मैंने अपने आप से ही अपना कंपैरिजन करा और मैंने देखा कि पिछले साल तो मैंने 80 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया था। तो ये सोच के फिर मैं भी मन में रोते रोते घर चला गया। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर कंपैरिजन तो करा, अपना अपने आप से ही कंपैरिजन करा। तो ये कौन सा कंपैरिजन हो गया? इंट्रा फर्म, राइट, इसको बोलते हैं जी इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो अकाउंटिंग में हम कैसा भी कंपैरिजन कर सकते हैं, अपना अपने साथ भी कर सकते हैं या अपना पड़ोसी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे बचपन में एक और एग्जांपल दे देता हूँ। पापा आपका रिपोर्ट कार्ड लेके बैठते थे और टॉपर के साथ कंपैरिजन करते थे कि देखो उसके तो 99 आए, तुम्हारे 49 आए। तो ये कैसा कंपैरिजन हो गया? इंटर फर्म, है ना।
अब मम्मी कहती थी कि बेटा तुम पिछले साल तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए थे 90, इस साल तुम्हारे 40 आए हैं। तो आप ही का कंपैरिजन आप ही से हो रहा है, तो इंट्रा फर्म। तो समझ गए खेल? अच्छा, तो ये तो हो गया कंपैरिजन। तो ये तो खैर आधा पोर्शन है। अब कंपेयर तो कर लिया हमने, कंपैरिजन तो कर लिया अकाउंटिंग का फंक्शन, लेकिन उसके साथ इवैल्यूएशन भी करना है। तो इवैल्यूएशन आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसका मतलब होता है, छोटा सा लिख लो बादल में, इवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएट्स रिजल्ट, मतलब सिंपल भाषा में रिजल्ट का पता लगाना। इवैल्यूएट मतलब वही आइडेंटिफाई करना या पता लगाना, कुछ भी लिख लो। तो रिजल्ट्स का पता लगाना ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है। तो यहाँ तक सारे फंक्शन आपको बिल्कुल लॉजिकल लग रहे हैं, है ना? मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, यूज़र की डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन, इवैल्यूएशन। ई फंक्शन तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मेरे हिसाब से। इस फंक्शन ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। इस फंक्शन का नाम है कंट्रोल। तो एक्चुअल में तो अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है कंट्रोल मेरे लिए। तो कंट्रोल मतलब नियंत्रण। तो पहले लिखते हैं फिर समझाता हूँ। इसमें लिखा है इट आइडेंटिफाइज वीकनेस इन द ऑपरेशनल सिस्टम ऑफ द बिजनेस। तो बस क्या बताऊँ, मैं तो इस फंक्शन का दीवाना हो गया अकाउंटिंग का। इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि मैं क्या बताऊँ। तो आइडेंटिफाइज वीकनेस को अंडरलाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। तो पहले क्या होता था, पहले मैं बिजनेस करता था। तो पहले मेरा मोमोज बेचने का एक ठेला था। हाँ, तो वहाँ पर जब मैं बिज़नेस करता था, मोमोज बेचने का जो मेरा ठेला था, साथ में उसके जूस की दुकान भी थी। तो उस बिज़नेस में इतनी ज़्यादा ऑपरेशनल मतलब वीकनेसेस थी। अब बच्चा कह रहा है सर ऑपरेशनल वीकनेस ये क्या होता है? ऑपरेशनल वीकनेस का मतलब होता है कामकाजी कमज़ोरियाँ। कामकाजी कमज़ोरियाँ क्या थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कितने आलू खरीदे मेरे एम्प्लॉइज़ ने, कितने मोमोज़ बेच दिए। वो तो शाम को आते थे, मैं पूछता था क्या हुआ आज, कह रहे आज कोई सेल नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आलू जो थे वो कहाँ गए, कह रहे वो चूहा खा गया। मैंने कहा अच्छा। तो ऑपरेशनल वीकनेसेस थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है मेरे पीछे से। बहुत सारी तरह तरह की ऑपरेशनल वीकनेसेस थी, है ना। फिर कभी सैलरी की बात करता था तो कहते, मैं पूछता था सैलरी कहाँ गई, कह रहे सुबह सफाई वाला आया था वो 2000 रुपये ले गया। मैंने कहा अच्छा, ये कब हुआ, कह रहे सुबह गंदा हो गया था। मैंने कहा अच्छा। तो ऑपरेशनल वीकनेस थी कि मतलब कुछ भी काम करो उसमें वीकनेस ये थी कि मुझे पता नहीं होता था। तो ऐसे करते करते 2-4 महीने बाद मैंने देखा ये तो भयंकर लॉसेज ही हो गए। रोज़ शाम को मैं पूछता हूँ, कहते हैं आज तो कोई भी सेल नहीं हुई, एक भी मोमोज़ नहीं बिका। रोज़ शाम को आलू चूहे खा जाता है और रोज़ अगले दिन सुबह गंदगी हो जाती है। तो भाई मेरा तो लॉस। फिर मैंने जब अकाउंटिंग करनी शुरू करी, मैंने कहा ठीक है अब एक काम करता हूँ, इनकी अकाउंटिंग करता हूँ कि जितनी भी इन्वेंट्री है उसका रिकॉर्ड तैयार करा। और मैंने बोला कि इसमें सारी डेटा पुट करो, जितने भी एम्प्लॉइज़ हमारे पास ऑफिशियल है उनकी सैलरी देते हैं अगर हम, तो उनका जो भी टोटल टास्क है वो लिखो, उनकी रिकॉर्डिंग करो। और भी तरह तरह की मैंने ऐसे सिस्टम्स बना बनाकर अपने एम्प्लॉइज़ को कहा कि भैया ये सब रिपोर्ट्स तैयार करो, जब वो करोगे तब मैं मानूंगा। तो जब मैंने थोड़ी अकाउंटिंग करनी शुरू करी तो धीरे 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 ये सब ऑपरेशनल वीकनेसेस जो थे वो क्या हो गए, कम हो गए, काफ़ी ख़त्म हो गए, कम हो गए। तो अकाउंटिंग का एक सबसे बड़ा फंक्शन जो मुझे लगता है बिजनेसेस के अंदर होता है वो होता है कंट्रोल। ये क्या कंट्रोल करते हैं बिजनेस का, ये बिजनेस की कमियां पकड़ते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें ऑपरेशनली कहाँ गड़बड़ चल रही है।
तो अकाउंटिंग करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो समझ गए फंक्शन, तो इसलिए इसका नाम है फंक्शन का कंट्रोल। तो ये बिजनेस के ऑपरेशनल सिस्टम की कमियां पकड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा फंक्शन हो गया कंट्रोल। समझ आ गया कंट्रोल। उसके बाद एफ, 6 फंक्शंस होते हैं, लास्ट फंक्शन है एफ। एफ का नाम है गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वैसे तो अकाउंटिंग का, कि सरकार क्यों कहती है अकाउंटिंग करो, सरकार का क्या लेना देना। तो बताओ सरकार का क्या लेना देना। तो इसमें तो एक ही लाइन लिखनी है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, it provides information to the government and helps in collection of taxes, and helps in collection of taxes। है ना, तो सही, आपने सही कहा, यही है मेन फंक्शन। सरकार भी इसीलिए कहती है कि अकाउंटिंग करो, क्योंकि सरकार भी क्या चाहती है कि भैया ये जो बिज़नेस है इनका, नहीं तो मैं तो हर साल सरकार को कह दूंगा कि मेरा तो लॉस हो गया, मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा। तो इसीलिए सरकार ने क्या कह रखा है, भाई क्या करना है आपको, अकाउंटिंग करनी है ना। तो हमें इसीलिए अकाउंटिंग करनी है क्योंकि ये एक वन ऑफ द मेन फंक्शन है। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे और उससे सरकार को सही जानकारी पता चलेगी, फिर उस सही जानकारी के बेसिस पर सरकार आपसे क्या लेगी, टैक्स लेगी। अच्छा, तो बच्चा कह रहा है सर हम अपनी बुक्स में भी लॉस दिखा देंगे। तो सरकार आपकी बुक्स को ऐसी थोड़ी ना मान लेती है। बुक्स पर किसके दस्तखत चाहिए, सीए के दस्तखत चाहिए। तो बच्चा कह रहा है सर मैं ही तो सीए हूँ तो मैं अपना लॉस पे दस्तखत कर दूंगा। तो आपको पढ़ाया जाएगा प्रोफेशनल एथिक्स बाद में, जिसमें ये सब गंदे काम करने से आपको मना किया जाता है, जिस पर आपको भारी पेनल्टी भी हो सकती है, जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। तो हर जगह आप दस्तखत नहीं करोगे, ठीक है ना। तो खैर फंक्शन समझ आ गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है अकाउंटिंग का, कि सरकार को पता लग जाएगा कि भाई आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है और उस हिसाब से सरकार आपसे टैक्स लेगी। चलो तो एक बार ये देख लेते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो कितने फंक्शन है, 6। तो बोल दो देते हैं एक बार, मुंह से याद रखिएगा। तो पहला फंक्शन हो गया मेजरमेंट, इसका मतलब है पुरानी परफॉर्मेंस देखना। फिर फोरकास्टिंग, भविष्य की परफॉर्मेंस का अनुमान लगाना। डिसीजन मेकिंग, यूज़र सही डिसीजन ले पाए। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है, कंपेयर कर सकते हैं, रिजल्ट्स का पता लगा सकते हैं। और ई कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वीकनेस बता देता है ऑपरेशनल सिस्टम किसी भी बिजनेस की। और छठा फंक्शन गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, सरकार को भी जानकारी मिल जाती है। चलो ठीक है, तो खैर इतना ही अभी हमें आज पढ़ना था, बट आज जो पढ़ा वो सबको अच्छे से समझ आया। चलो ठीक है, तो बस इतने पॉइंट्स रिवाइज करके आना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।